हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बाय उत्कर्ष क्लासेस। आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग 10 मिनट के टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन ब्लड। आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक को तो क्लियर करेंगे ही करेंगे 10 मिनट के अंदर, साथ ही साथ हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले हैं। और यकीन मानिए बच्चों, जो प्रश्न आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, वो उससे बाहर एक भी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का ये टॉपिक, मानव रक्त। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इससे रिलेटेड वो आ जाता है बच्चों कुछ इस प्रकार से, The amount of blood in the human body is what percentage of the total weight? मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है बच्चों? तो हम बोल देंगे 7% होता है। कितने प्रतिशत होता है? हम बोल देंगे 7% होता है मैडम जी। बट उसके अलावा बेटा अगर हम लोग बात करें इसके पीएच की, तो अराउंड 7.2 टू 7.4 होता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, एक हेल्दी पर्सन के अंदर अगर हम लोग अमाउंट की बात करेंगे, कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है, तो वो बच्चों पाया जाता है 5 से 6 लीटर। अगर मैं बात करूं मेल्स की तो उनके अंदर, और ध्यान रखना बच्चों फीमेल्स के अंदर 1 लीटर या आधा लीटर रक्त जो है वो कम पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो देखने को मिलता है। तो ये एक मिथ है, ये एक अफवाह फैलाई जाती है कि खून चूसने का काम जो है वो महिलाएं करती हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर आप इन आंकड़ों की तरफ देखोगे तो खून की मात्रा जो है वो ज़्यादा पुरुषों के अंदर पाया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि खून जो है वो महिलाएं नहीं पीती है, खून जो है वो पुरुष पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन? एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर या रक्तदाब जो है वो कितना होना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा 120 और 80 mmHg होना चाहिए। और रक्तदाब जो है वो नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर भी नुकसानदायक होता है और लो ब्लड प्रेशर भी नुकसानदायक होता है। What is the study of blood call? रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हिमेटोलॉजी कहा जाता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लड के फॉर्मेशन को या रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? हीमोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ ध्यान रखना कि ब्लड यानी कि रक्त जो है वो बनता कहाँ पर है? तो हम बोलेंगे जो ये रक्त होता है ये बोन मैरो के अंदर या अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है बच्चों? अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। क्या आप लोगों को पता है अस्थि मज्जा होता क्या है? तो ध्यान देना बच्चों कि जो बड़ी बड़ी हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली अस्थियां होती है, उनके बीच में जो ये खोखला स्थान पाया जाता है, इसे कहा जाता है बच्चों बोन मैरो। इसे ही क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। और एक और आप लोगों को बिंदु बता दूं कि जो बोन मैरो होता है ये 2 भागों के अंदर बटा हुआ होता है। जो यहाँ पर बीच में पाया जाता है उसे कहा जाता है रेड बोन मैरो। उसे क्या कह दिया जाता है बच्चों? रेड बोन मैरो कहा जाता है। और इसी लाल अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? आरबीसी का, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके कोनों पर पाई जाने वाली जगह, ये वाली जगह की अगर हम लोग बात करें, यानी कि इसके अंतिम सिरों की, तो इसे कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है व्हाइट बोन मैरो। क्या कह दिया जाता है इसे? व्हाइट बोन मैरो कह दिया जाता है। और इस व्हाइट बोन मैरो में, यानी कि इसके किनारों पर उपस्थित जो अस्थि मज्जा होता है, उनमें क्या बनता है बच्चों? उनमें बनता है बच्चों WBC और प्लेटलेट्स। क्या बनता है? WBC और प्लेटलेट्स बनते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्लड आर देयर? रक्त के कितने भाग होते हैं? तो सीधा मतलब है कि ब्लड जो होता है वो कितने भागों का बना हुआ होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए
कि जो रक्त होता है बच्चों, उसके अंदर मोटा मोटी तौर पर 2 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? 2 भाग पाए जाते हैं। पहले वाले भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है बच्चों? प्लाज्मा कहा जाता है। और ये रक्त का कितना प्रतिशत बनाता है? तो हम बोल देंगे बच्चों 45% बनाता है। और दूसरी तरफ पाई जाती है ब्लड सेल, यानी कि रक्त की कोशिकाएं। क्या पाई जाती है बच्चों? रक्त की कोशिका पाई जाती है। और अगर हम लोग बात करें कि रक्त की कोशिका जो है वो उनमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बच्चों ध्यान देना, आरबीसी, जिन्हें हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे हो जाते हैं बेटा प्लेटलेट्स। तो ये तीनों ही क्या है बेटा? रक्त कोशिका है जो पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो अगर आप लोग इस डायग्राम को भी ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो जब हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, अगर हमें कोई भी कंपोनेंट्स के बारे में, उसके अंदर उपस्थित पदार्थों के बारे में पढ़ना होता है, तो हम एक तकनीक काम में लेते हैं जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज। क्या कहा जाता है बच्चों? सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है ना। सेंट्रीफ्यूज कैसे किया जाता है? तो एक मशीन होती है जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब में रक्त भर के उस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, उसे तेजी से घुमाया जाता है, और उसके बाद में बच्चों उस ब्लड के कंपोनेंट्स जो होते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ इस प्रकार से रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस टेस्ट ट्यूब में देखोगे तो नीचे की तरफ जो पाए जा रहे हैं वो होते हैं बच्चों रेड ब्लड सेल, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि लाल रक्त कणिकाओं का काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन को कैरी फॉरवर्ड करने का काम होता है। अगर आप लोग बच्चों यहाँ पर मैं आपको दूसरा रंग उपयोग में लेकर के बताती हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पतली सी परत दिखाई दे रही है, ये होती है बच्चों प्लेटलेट्स की, जिसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, है ना। ब्लड क्लॉटिंग का बच्चों इसके अंदर काम होता है। तो ध्यान देना बच्चों कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला आ जाता है बेटा WBC, यहाँ पर देखना, और WBC का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये प्रतिरक्षित तंत्र के अंदर काम करता है, इम्यून सिस्टम के अंदर ये काम करता है। लास्ट पार्ट आ जाता है प्लाज्मा, जो कि पीले रंग का दिखाई देता है, और इसके अंदर क्या क्या होते हैं बेटा? सॉल्ट्स होते हैं, यानी कि लवण पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, वाइटामिन पाए जाते हैं, यूरिया, प्रोटीन और फैट्स, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो होती है महत्वपूर्ण, वो ब्लड के अंदर उपस्थित प्लाज्मा के अंदर ही पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इफ फिब्रिनोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लाज्मा, व्हाट इज द रिमेनिंग प्लाज्मा कॉल्ड? प्लाज्मा से अगर हम लोग फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 2 चीज पाई जाती है। एक तो पाया जाता है बच्चों उसके अंदर सीरम, और दूसरा पाया जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि ऐसे कारक जो रक्त का थक्का बनाने के काम आते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर मैं इस प्लाज्मा में से इस फाइब्रिनोजन को, देखो बच्चों, जो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन होता है उसे कहा जाता है फाइब्रिनोजन। तो अगर मैं इस प्लाज्मा में से इस फाइब्रिनोजन को निकाल दूं तो मेरे पास में क्या बच जाता है बच्चों? तो ध्यान देना बच्चों, मेरे पास में बच जाता है सीरम। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सीरम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन RBCs आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, व्हाट इज लेफ्ट इन द रिमेनिंग पार्ट? अगर हम लोग रक्त में से RBC को हटा दे बेटा, तो पीछे क्या बच जाता है? तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, हमने बात की थी ब्लड के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। अगर मैं मोटी तौर पर RBC को हटा दूं तो यार पीछे बच जाते हैं WBC और प्लेटलेट्स कोशिकाओं में। WBC और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है एज कंपेयर्ड टू RBC। अगर हम लोग बात करें RBC की बच्चों RBC की, तो RBC जो होते हैं वो 5 to 5.5 मिलियन होते हैं। ठीक है, मिलियन होते हैं बेटा। और अगर हम लोग बात करें WBC की बच्चों, तो ये होते हैं बेटा 5 से 7 हजार, है ना, 5 से 7 हजार तक इनकी संख्या होती है। तो यहाँ पर
अगर मैं आरबीसी को हटा दूं तो फर्क ज्यादा पड़ेगा, तो इसीलिए बच्चों अगर मैं आरबीसी को हटा देती हूँ तो पीछे जो मेरे पास बच जाता है वो हो जाता है प्लाज्मा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का इतना अमाउंट नहीं होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, इससे बहुत बार प्रश्न बना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। प्लाज्मा का रंग क्या होता है? तो हम कह देंगे हल्का पीला होता है। कैसा होता है बच्चों? हल्का पीला होता है। इंफॉर्मेटिव जो चीज मैं आपको बताने वाली हूं कि प्लाज्मा का रंग हमने बोला हल्का पीला होता है, किस वजह से होता है बच्चों? तो ध्यान देना, यहाँ पर बिलीरुबिन की वजह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पीलिया का कारण, जॉन्डिस होने का कारण यही तत्व होता है बच्चों। पीलिया के अंदर जो पूरा शरीर पीला पड़ जाता है वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है जो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होता है, और इसी की वजह से प्लाज्मा का रंग जो होता है वो पीला दिखाई देता है। तो पिगमेंट कौन सा होता है? पिगमेंट या वर्णक कौन सा होता है बच्चों? तो ध्यान देना, बिलीरुबिन वर्णक जो होता है वो पाया जाता है, पिगमेंट जो होता है वो बिलीरुबिन उपस्थित होता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। वेयर इज आरबीसी फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो? एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी कहाँ पर बनता है? तो बच्चों हमने बात की थी कि आरबीसी जो है वो अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में बनता है। पर ध्यान देना कि यहाँ पर भ्रूण के बारे में पूछा गया है, भ्रूण अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो भ्रूण के अंदर तो बड़ी बड़ी हड्डियां बनी ही नहीं है, अस्थि मज्जा कहाँ से आ जाएगा? तो भ्रूण के अंदर आरबीसी बनाने का जो ठेका है, आरबीसी बनाने का जो काम है वो किसने किया है बच्चों? लिवर ने किया है। यकृत करता है, क्योंकि भ्रूण अवस्था के अंदर लिवर फॉर्मेशन पहले हो जाता है, बोन डेवलपमेंट बाद में होता है। तो जो आरबीसी बनाने का जो काम है वो किसने ले लिया है? लिवर के द्वारा ले लिया जाता है। तो बच्चों ध्यान देना, भ्रूण अवस्था में आरबीसी में बनता है। और अगर ऐसी अवस्था जब लिवर भी नहीं बना है तो कौन बनाएगा? तो हम बोल देंगे पीतक कोश या योग सैक बनाता है। ये भी बात का ध्यान रखना बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है। और साथ ही साथ ध्यान देना बच्चों कि आरबीसी के मृत होने के बाद में, मर जाने के बाद में उसे कहाँ पर भेज दिया जाता है? स्प्लीन के अंदर भेज दिया जाता है। और इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है बेटा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, या आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? स्प्लीन कहलाता है। और एक और बात बता देती हूँ कि आरबीसी को संग्रहित करके रखने का काम भी स्प्लीन का ही होता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि मरने के बाद में भी आरबीसी यहाँ पर जा रहे हैं, और अगर अतिरिक्त मात्रा में आरबीसी हैं तब भी उनका स्टोरेज कहाँ पर होता है? स्टोरेज कहाँ पर होता है बच्चों? तो वो भी बेटा वो भी स्प्लीन के अंदर ही देखने को मिलता है। तो संग्रहण और कब्रिस्तान दोनों ही क्या है? स्प्लीन होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डज गोइंग टू द माउंटेन्स अफेक्ट द नंबर ऑफ आरबीसी? अगर आप पहाड़ों पे कभी चढ़ाई करने के लिए गए होंगे, है ना, ट्रैकिंग का अगर आप लोग शौक रखते हैं, तो उस समय पर आपने देखा होगा कि आपके गाल जो है वो लाल लाल हो जाते हैं, है ना, हाथ पैर लाल लाल हो जाते हैं, नाक लाल पड़ जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर आप लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हो तो आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के नंबर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूं। जब हम लोग इन पहाड़ों पर जाते हैं, जब हम लोग इन पहाड़ों पर ऊंचाई पर चढ़ते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन का जो लेवल है बच्चों वो कम होता जाता है। क्या होता जाता है? ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब हमें ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो कंपोनेंट है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रही है तो हमें ज़्यादा आरबीसी को बुलाने पड़ेंगे कि भैया जल्दी आओ, ऑक्सीजन कम हो रही है, जितनी भी ऑक्सीजन है वो आपको लेनी है और हमारे शरीर तक पहुंचानी है। हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है वो बढ़ाना है, आरबीसी का कंटेंट जो है वो बढ़ाना है, क्योंकि शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं बच्चों, तो आरबीसी का नंबर जो है वो बढ़ जाता है और उसी कारण हमारी नाक, कान और गाल जो है वो लाल लाल दिखाई देते हैं, किसी ब्लश की वजह से या वो मेकअप करने की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू द नंबर ऑफ आरबीसीज एट द बेड टाइम? जब हम लोग सोते हैं उस समय
उस समय बच्चों आरबीसी के नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको यहाँ पर उत्तर देना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ये उत्तर दोगे। इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी बच्चों, इसका उत्तर आप लोग देने वाले हो। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों, विच वाइटामिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। कौन सा वाइटामिन जो है वो ब्लड के फॉर्मेशन के अंदर काम करता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कि कौन सा वाइटामिन होता है बच्चों जो ब्लड के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है नहीं किया, बट मैं आप लोगों को इसका आंसर बताने वाली हूं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर विटामिन B12 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए और ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। तो ध्यान रखना बच्चों, विटामिन B12 ब्लड के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप। अरे यार, ये तो बहुत बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है बच्चों। और एक अगले प्रश्न पर, एक अंतिम प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द RH फैक्टर किसने डिस्कवर किया था। जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर बताओ, मैं आप लोगों का कमेंट देख रही हूं, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाता है बच्चों कार्ल लैंडस्टीनर। एक और प्रश्न आप लोगों की डिमांड पर, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द ओमनीवेरस ब्लड ग्रुप। ओमनीवेरस यानी कि सर्वग्राही किसे कहा जाता है, जो सभी से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, वो होता है बच्चों AB। और अगर हम लोग O ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मतलब ये सभी को रक्त जो है वो डोनेट कर सकता है। और अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं बच्चों, तो O नेगेटिव ब्लड जो होता है, ओ नेगेटिव ब्लड, उसे हम लोग परफेक्टली यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। एक और प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ डोनर ब्लड ग्रुप बिकॉज। अगर किसी ब्लड ग्रुप को, अभी हमने बात की कि ओ ब्लड ग्रुप को मैं डोनर ब्लड ग्रुप कह रही हूं, इसे प्रदान करने वाला रक्त समूह कह रही हूं, तो मैं इसे क्यों कह रही हूं सर्वदाता रक्त समूह क्यों कहलाता है, क्योंकि उसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये दोनों के लिए सूटेबल होता है, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि उसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए वो डोनर के रूप में काम करता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज का जो हमारा सेशन था 10 मिनट सीरीज का, वो आप लोगों को कैसा लगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना इस चैनल को। थैंक यू गाइस।